तो 15 ओम और 4 ओम के जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड फाइंड द फॉलोइंग: करंट इन द सर्किट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एंड लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट वोल्टेज भी बोला है, ठीक है। तो 5 और 4 को सीरीज में लगाना है, बैटरी को लगाना है और इंटरनल रेजिस्टेंस को लगाना है। तो लेट डॉट कि हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 15 और 4 ओम, ठीक है, ये दो हमारे रेजिस्टेंस है। और फिर बोला है बैटरी है, बैटरी कितने की है, 2 वोल्ट की है, ठीक है। और बैटरी का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो कि 1 ओम का है, ठीक है। जब बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते तो कोई दूसरे से तुम ऐसे कर सकते हो, दूसरे पेंसिल से या कुछ लाइक दिस, जिससे कि पता चलेगा कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस का हिस्सा है, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया गया है। अब पूछा है एक एक करके चीज़ें, क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि जब हमारे पास ये सिस्टम है, ये दोनों सीरीज में है, R1 और R2, ठीक है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इजिकल टू 15 प्लस 4 ओम इजिकल टू 19 ओम, राइट। अब यहाँ पर EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है, वो आपका कितना है, 1 ओम। अब मुझे वो फॉर्मूला बताओ, टर्मिनल रेजिस्टेंस बताओ। टर्मिनल रेजिस्टेंस जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी आई एम सेइंग रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, जो ईएमएफ है माइनस आई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर मेरा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ईएमएफ क्या है, 2 वोल्ट की है, ओके। और टर्मिनल वोल्टेज मतलब इधर और इधर पर कितना वोल्टेज होगा। एक होता है वोल्टेज लॉस। वोल्टेज लॉस क्या होगा कि ये जब कनेक्शन में आएगा तो कितना वोल्टेज खाएगा, उसे हम वोल्टेज लॉस कहते हैं, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज चलेगा वो क्या हो जाएगा, आई और स्मॉल आर का होगा, आई और स्मॉल आर का होगा। तो देखो क्या मैं करंट फिलहाल नहीं निकाल सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है जो कि कैपिटल आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, दोनों चीज़ें हमारे पास है ना। तो स्टेप वन में क्या मैं आई निकाल सकती हूँ, जो कि मेरा 2 EMF अपॉन आर प्लस आर है। सो आई कैन फाइंड इट एज 2 वोल्ट है हमारा EMF और 19 ओम प्लस 1 ओम, राइट। तो ये हो जाएगा 2/20 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, ठीक है। आई निकल गया मेरा पहला चीज। टर्मिनल वोल्टेज नहीं निकाल सकते, टर्मिनल वोल्टेज इस फॉर्मूले से निकालो भाई टर्मिनल वोल्टेज पे। टर्मिनल पहले पोटेंशियल डिफरेंस से निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, रुक जाओ अभी धीरे धीरे। जो जो मटेरियल मेरे पास है पहले वो सारे मटेरियल तो निकालें पहले। केस 2 में क्या निकाले, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका मतलब ई तो मुझे पता है जो कि मेरा 2 वोल्ट का है, माइनस आई मेरा अभी निकला 0.1 इंटू 1 ओम, तो 2 माइनस 0.1 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1.9 वोल्ट का हो जाएगा। तो मेरे पास टर्मिनल निकला, मेरे पास करंट निकली, मेरे पास EMF है। अब मुझे बताओ, एक है वोल्टेज टोटल सर्किट में, एक है वोल्टेज लॉस और एक है क्या, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इन क्या डिस्कस किया था बेटा जी, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो EMF होता है वो होता है वोल्टेज लॉस प्लस टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज। कैसे होगा, EMF क्या है, जब हमने उस पर कुछ कनेक्ट ही नहीं किया है, और टर्मिनल क्या है, इस आई को जब हम लोग कंसिडर करें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये EMF, तो इन दोनों टर्मिनल पर कितना है, ठीक है। तो जब कुछ लगाया नहीं है और टर्मिनल वाले को उसमें से माइनस करेंगे तो जो मटेरियल उसने खाया है वो क्या होता है, वोल्टेज लॉस, ठीक है। तो मुझे टर्मिनल पता है, मुझे EMF पता है, तो मैं ये नहीं निकाल सकती हूँ। तो V लॉस क्या हो जाएगा, EMF माइनस V टर्मिनल, तो EMF है 2, V टर्मिनल है 1.9, तो ये क्या हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 0.1 वोल्ट,
होगा, होगा ना। तो अब देखा क्या है कि ईच रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज खाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर आर है, अच्छा ये सीरीज में है तो करंट सब में आई ही जाएगा, करंट का कोई झोल नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो एक बार V1 निकालो, एक बार V2 निकालो। V1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 वोल्ट। हाँ, ये क्या हो जाएगा आई आर, यानी कि 0.1 इंटू 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 वोल्ट। और V2 के लिए क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट 0.4 वोल्ट हो जाएगा। निकल गए चारों चीज़ें हमारी। अब है क्वेश्चन में दिक्कत, नहीं। नो चलो था लास्ट क्लास में कि जो सर्किट है कैसे बनाएंगे, दो एंड्स पर जो पोटेंशियल रहेगा, टर्मिनल और ईएमएफ वाले में क्या रिलेशन रहता है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, टर्मिनल कैसे निकालते हैं, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अगर ऐसा लगे तो एक और देखते हैं। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है वो इसके साथ घेरे हुए रहता है, ठीक है। और बाहर से जो कंडक्टर लगाते हैं उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी। लेकिन ये नीचे वाला डायग्राम देखो, नीचे वाला डायग्राम क्या कह रहा है कि मैंने अभी आपको बोला ना, जब कुछ भी नहीं लगाएंगे तो बैटरी जो खाएगी वो उसका ईएमएफ होता है, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू जितनी है उससे थोड़ी कम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट के साथ खाएगी जो वो है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खाएगी कब, वो सबसे ज़्यादा कब खाएगी, जब वो एक्सटर्नल लगे हुए कंडक्टर के साथ जो रेजिस्टेंस लगाता है उस पर। ये चीज़ समझ में आई है। तो ये वाला देखो जो आपका है, इसका मतलब E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आर आ गया तो मेरे पास ये चीज़ आएगी, क्लियर है, तो मेरे पास ये चीज़ आएगी, ओके। आगे बढ़े, देखो यहाँ पर V क्या है, E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा करते 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 आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखा था क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.48 ओम का है, नहीं शायद, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी एंड द करंट आई थ्रू द बैटरी, द टर्मिनल वोल्टेज V बताया गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस R। अभी हम लोगों ने इसको ही डिस्कस किया है। ये बैटरी है, बैटरी के साथ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों एंड पर जो लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा। तो हाँ, तो वोल्टेज लॉस क्या है आपका IR है और V इज इक्वल टू ई माइनस लॉस है, तो टर्मिनल क्या हो जाएगा, टर्मिनल क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर हो जाएगा वोल्टेज लॉस के साथ, तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ बैटरी हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.48 ओम का है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी इज 3.5 वोल्ट, मतलब EMF बताया गया है 3.5। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट एंड देयर इज अ करंट ऑफ इतना मिली एम्पियर इन द सर्किट, गिवन आंसर इन 1 डेसिमल। क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है अपने को, क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो मुझे बताओ भाई टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, हाँ टर्मिनल वोल्टेज तो वैसे आता है ना, EMF इज इक्वल टू वोल्टेज लॉस प्लस टर्मिनल वोल्टेज। हमें सिर्फ इतना पता है कि EMF इज इक्वल टू वोल्टेज लॉस प्लस टर्मिनल वोल्टेज, हाँ। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस वोल्टेज लॉस, और वोल्टेज लॉस इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, बस हो गया सॉल्व, समझ गए। आगे बढ़ूँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अ सर्किट इज पावर्ड बाय अ बैटरी विद एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 3.6, मतलब EMF बता दिया गया है 3.6। द सर्किट हैज रेजिस्टेंस 5.5 ओम, 5.5 ओम का वो सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सर्किट का रेजिस्टेंस बताया गया है, याद रहे, मतलब जो एक्सटर्नल हम लोग कंडक्टर लगाते हैं रेजिस्टेंस वाला, वो उसका है वैल्यू। एंड द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.75 ओम, 0.75 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस बताया गया है, ठीक है।
तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ये बिना देख के करके बताओ अभी हाथों हाथ। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी सिस्टम। हाँ 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 करो, आई एम गिविंग यू टाइम। मतलब तुमने निकाला इसका इंटरनल फिर टर्मिनल, तो आंसर वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैटरी हैज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2.5 वोल्ट का, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ईएमएफ है। द टर्मिनल वोल्टेज क्या है, 2.42 है। व्हेन इज कनेक्टेड टू द सर्किट, सर्किट के साथ जब कनेक्ट कर रहा है तो करंट उस सर्किट में दौड़ा है 435 मिली एम्पियर का। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, हमने पास फॉर्मूला है, निकालो इंटरनल रेजिस्टेंस, बिना देखे करने की कोशिश करो। ओके, सेम आंसर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाओ बैटरीज को लगाने में। बैटरीज कैसे लगाते हैं, देखिए ये ना वर्क एकदम सेम टू सेम करता है जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस में जब हम सीरीज में लगाते हैं तो R1 R2 R3 ऐसे करके लगते हैं, वैसे इसका भी बैटरी जब लगाते हैं तो टोटल वोल्टेज जो होता है वो भी R1 R2 R3 R3 के लगभग होता है। क्लियर है, अब इसको समझाते कैसे देखते हैं। देखो हमने क्या बोला आपको, कनेक्शंस देखते हैं, किसके कनेक्शंस, हम बैटरी के कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कनेक्शन हम देखेंगे सीरीज में बैटरी को। तो सीरीज में अगर बैटरी को कनेक्ट किया तो ऐसे, ठीक है। अब बैटरी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सेल्स को। एक्चुअली सेल्स का सीरीज कनेक्शन करेंगे तो वो बैटरी बनेगी, सेल्स का सीरीज कनेक्शन करेंगे तब जाके बैटरी बनेगी। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब मैंने इसको सीरीज में लगाया, मैंने बोला ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। ठीक है, अब जब बैटरी लगी है तो ऑब्वियस ही बात है बैटरी अपने साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस को भी तो लेके आएगी। तो ये इसका R1 है, ये इसका R2 है, ये इसका R3 है। ठीक है, ये दो टर्मिनल है लास्ट के। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने कनेक्शन ऐसा किया तो जो लास्ट इक्विवेलेंट रिजल्टेंट EMF होगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे करते वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ई इक्विवेलेंट होगा, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, जस्ट लाइक जो सीरीज वाला हम लोग करते थे ना वैसा है। अब मान लो अगर मैंने इन सबको किस में किया, इन सबको मैंने अगर पैरेलल कनेक्शन दिया, पैरेलल कनेक्शन दिया तो ये भी वैसे ही कैसे काम करेगा। मतलब कि अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया, 1 2 3, ठीक है 3 दिया, तीनों को मैंने पैरेलल करवा दिया। अच्छा एक बात बताओ कि जब मैंने पैरेलल करवाया तो करंट का क्या सिस्टम है, करंट इसमें सेम बहेगा। ठीक है, और करंट इसमें अलग बहेगा क्योंकि करंट विल फ्लो डिफरेंट। वाई, बिकॉज एवरी पॉइंट पर वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी पॉइंट। जब वो इस जंक्शन पर आई तो ये क्या हो गई, I1 हो गई, ये I2 हो गई और ये I3 हो गई, but they are associated with some internal resistance, right? So I will say this is R1, this is R2 and this is your R3. ठीक है, तो इनका भी वही हाल होगा, यानी कि जो 1/E रिजल्टेंट होगा दैट विल बी योर व्हाट, 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का भी 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सेम एज जो हम लोग कैपिटल रेजिस्टेंस का करते थे ना वैसा ही होगा। क्लियर है ना ये चीज़, कि जब बैटरी, अब बैटरी कनेक्शन हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में खूब पूछता है बैटरी कनेक्शन, रेजिस्टेंस कनेक्शन, बल्ब लगा देगा, कब बल्ब जलेगा कब बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा उनको बीच में स्विच भी डालते हैं। ठीक है, तो स्विच इसलिए डालते हैं कि तुम्हें ये चेक करना है कि स्विच से सर्किट क्लोज है कि नहीं, सारी चीज़ों का कि स्विच वो डालते ही इसलिए है जिससे कि आप बता सको कि सर्किट में आपका बल्ब जलेगा या बल्ब नहीं जलेगा। NCERT में एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, और एक अननोन क्वेश्चंस भी हैं लास्ट के एक्सरसाइज में, प्लीज़ आप उनको देखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट वगैरह ही है जिससे कि हम लोग इसी के रिजल्टेंट में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो आपका जो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, या आप बोलो कि जो इंडक्शन जो कुकवेयर्स होते हैं ना, कुकिंग का जो सिस्टम है इंडक्शन, उससे वो भी इसी के इफेक्ट के ऊपर ही काम करता है। किसके इफेक्ट के ऊपर, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। किसके वजह से हीटिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो हमें क्या, देखो अभी तक हमने कंडक्टर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमेशा एज्यूम करना कि द मटेरियल थ्रू विच वी आर पासिंग करंट और थ्रू विच वी आर डिटरमाइनिंग आवर रेजिस्टेंस ऑल आर क्या है, कंडक्टर्स हैं।
अब ये हीटिंग इफेक्ट हो कहाँ से रहा है, कुछ दिमाग में अगर आए। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। देखो अगर मैं इसको आपको समझा, कोई ये बताना चाह रही हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं हीटिंग इफेक्ट बताना चाहूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ कैसे। देखो पहली चीज़ तो क्या फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस यानी कि मैं बोलूँगी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। किसके भीतर फ्लो कर रहे हैं बेटा, कंडक्टर के भीतर फ्लो कर रहे हैं। किसके भीतर फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर के भीतर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यानी कि, अच्छा हीटिंग इफेक्ट भी जो मैं कह रही हूँ, हीटिंग इफेक्ट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और टेम्परेचर हम लोग उस हीट का मेजर करने की क्वांटिटी है, याद रहे, ठीक है। तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मान लो मैंने इसको Q से डिनोट किया है, ये किस में मेजर होगा, जूल या कैलोरी। सीजीएस में होता है अर्ज, याद रखना, कैलोरी को कभी भी सीजीएस मत लिखना, सीजीएस में क्या होता है, अर्ज, ओके। फ्लो कर रहा है। अब मैंने आपको बोला कि जब किसी चीज़ में करंट फ्लो, मतलब किसी कंडक्टर में, अगर मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर में मैंने अगर करेंट्स को फ्लो नहीं कराया तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव हो रहे हैं, रैंडमली हो रहा है, यानी कि दे आर रैंडमली इन कॉलिजन मोड। इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली इन कॉलिजन मोड, ठीक है। तो जब ऐसा हो रहा है, कब हो रहा है, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, ऐसा तभी हो रहा है। अच्छा, अब जब इसमें करंट को फ्लो करवाएंगे, जब इसमें हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे सीधे हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जब मैं करंट को फ्लो करवाऊंगी, करंट को जब फ्लो करवाऊंगी, दैट मीन्स कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ पर किस चीज़ के फेनोमिना को मैं ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ बेटा, आर के फेनोमिना को, यानी कि रेजिस्टेंस के फेनोमिना को, राइट। किसके फेनोमिना को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो ये पाया गया है कि जो ये हीट फ्लो है ना, जितना ज़्यादा आर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, या आप बोलोगे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगी, ठीक है। इसलिए जो कॉइलिंग होती है इंडक्शन के भीतर, उस बहुत मोटी होती है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें करना है। क्लियर है ना। तो हम बोलेंगे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। और जब हम Q का ऑब्जर्वेशन I के साथ कहते हैं तो हम बोलेंगे I स्क्वायर, मतलब हीट I स्क्वायर के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हीट I स्क्वायर के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस होगा। और टाइम इलैप्स भी हमें देखना है, क्या देखना है, टाइम टेकन। टाइम टेकन भी तो एक फैक्टर है कि कितना देर तक हम उसमें करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो कितना जल्दी गर्म होगा। अच्छा, ये जो आपका वाटर इमल्शन होता है ना, जो वाटर डाल के रॉड से हम लोग पानी गर्म करते हैं, वो भी किसका रिजल्टेंट है, हम लोग का वो कंडक्टर है बाबू। उस कंडक्टर को मैंने कितना देर पानी में डुबो के रखा, उस हिसाब से ना हम लोग टेम्परेचर देखते हैं कि मेरा पानी कितना गर्म हुआ, हीट कितना मिला। तो टाइम से भी हो गया, इसका मतलब Q जो है प्रोपोर्शनल टाइम के है, जितना टाइम देंगे हीट उतना होगा, पानी उतना गर्म होगा। समझ में आया। तो अगर मेरे को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखनी है तो मैं आपको क्या कहूँगी कि एक तो मैं रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करूँगी, एक मैं आई को ऑब्जर्व करूँगी, और एक मैं टाइम को ऑब्जर्व करूँगी। ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम है। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के जब मैं इन प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स को हटाती हूँ तो आपको पता है कि एक एक्सप्रेशन मिलता है हमें। अब देखो, इसका मतलब ये समझ में आया ना कि उसने आर से किया, उसने आई स्क्वायर से किया, और उसने टाइम से किया, कितना टाइम फ्लो किया है। तो होप मेरा जो ये हीटिंग इफेक्ट का आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। Q इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब ये बात Q की आ गई तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मेरा पावर क्या होगा या वर्क डन क्या होगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, हाँ। ठीक है।
और पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू योर वर्क डन। क्लियर है? हम लोग के पास, मैंने अभी बोला, हम लोग ऑब्जर्व किस चीज़ को कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरे पास जो हीट है, अगर मैंने उसको क्यू बोला तो वो प्रोपोर्शनल हुआ आई स्क्वायर आर टी के। टी इज़ योर टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा, एक होता है वर्क डन। अभी ये जो मैं हीट शीट कर रही हूँ, ये सब कुछ वर्क ही तो है ना, सब कुछ वर्क ही है। अच्छा, इसको मेजर कर रही हूँ मैं जूल में, और वर्क को भी हम जूल में ही मेजर करेंगे, याद रखना। ठीक है, अच्छा, एक होता है पोटेंशियल, एक होती है पोटेंशियल जो कि V इज इक्वल टू क्या है? वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन बाय द चार्ज। ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या है? V इज इक्वल टू क्या है बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, सो आई कैन से W इज इक्वल टू आई आर क्यू। कर सकते हैं। अब क्या मैं, ये हमारा चार्ज है, हीट मत समझ लेना, ये हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज है। ठीक है, और करंट I क्या होता है? Q बाई टी। आई होता है Q बाई टी। तो क्या मैं यहाँ पर अगर Q बाई टी लिखूँ या Q को आई टी लिख सकती हूँ? तो W इज इक्वल टू आई आर आई टी, या मैं ये लिखूँ कि आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू डब्लू। ये सारी समस्याएं मेरी समाधान हो रही हैं कुछ? अब तुम मुझे बताओ, ये चीज़ और ये चीज़ समझ सेम नहीं हो रही है? तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि हीट इज इक्वल टू योर वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी? लिख सकती हूँ क्या? ये एक वर्क डन के फॉर्मूले। अब देखो मेरे पास, चलो वट एवर, अब ये सारी चीज़ें जूल में आएंगी। ठीक, ओके, एक चीज़ मैं और बताती हूँ। देखो कभी कभी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो गिवन होता है ना, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए। सो मुझे याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 10, जो एनसीईआरटी तुमने पढ़ी है, हमने भी वही एनसीईआरटी सेम टू सेम पढ़ी है। सो इन दैट देयर इज दिस वर्क डन पूछा था हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, और उसमें एक क्वांटिटी नहीं दी हुई थी। ठीक है, ओके, मेरे से पूछा गया था कि हीट निकालना है और उसमें आई दिया नहीं था, तो मैं इस आई को वोल्टेज दिया था, और आई नहीं दिया हुआ था। पूछ लिया भाई हीटिंग इफेक्ट है तो वर्क डन कितना होगा, कैसे करूँ? तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को रिड्यूस करने के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके लिए V बाई आर कर सकती हूँ आई, तो मैं इसमें डाल दिया भाई। चलो मैंने डाल दिया इसको, इसमें मेरा क्या है? डाल दो, डालो इसमें, तो क्या आएगा आंसर बताओ? तो जब मैंने डाला तो मेरे को मिला V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये तो टेम्परेचर वाला टी नहीं है, याद रहे, ये हमारा टाइम वाला टी है। तो ये हो गई हीट, या आप बोलो कि वर्क डन W। ठीक है, तो ये एक आर तो एक आर से कट जाएगा, तो मेरे पास W क्या बना? V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ध्यान रहे, ये मुझसे पूछा था, आई स्टिल रिमेम्बर दिस। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो अब देखो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर। देखो जो भी कभी कभी होता है ना कि ये इतना पावर घेरती है, ये वाली बल्ब, वो वाली बल्ब इतना पावर घेरती है, तो व्हाट इज़ दिस? ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक पावर ही होते हैं बेटा जी। और इलेक्ट्रिक पावर जब होते हैं तो हम लोग इसको हर एक इंस्ट्रूमेंट, जितना भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आप देखोगे मिक्सी का, आप देखोगे जितने बल्ब्स आ रहे हैं, आप देखोगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ उसका पावर टैग लगा रहता है। पहली चीज़ तो पावर क्या होता है? पावर मैंने अभी बताया ना, वर्क डन अपॉन टाइम। तो मैंने आपको क्लास में एक बार बताया था कि जब भी अपॉन टाइम आता है तो मैं उस चीज़ का रेडियंट करती हूँ। जब भी किसी चीज़ का डिस्टेंस आता है अपॉन में, तो मैं उसका ग्रेडियंट करती हूँ। तो अभी ये क्या हो जाएगा? रेट।
तो क्या मैं ये नहीं कर सकती कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, हाँ और ये कब हो रहा है वर्क डन, वो 1 सेकेंड में कर रहा है, क्योंकि पर सेकेंड है ना यहाँ पर क्वांटिटी, तो ठीक है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब नीचे वाला तो ये तो पता नहीं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। हाँ कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास मैंने अभी इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर मैंने सीधे सीधे बोला पावर होता है भाई कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पावर है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन हाँ बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक वर्क डन बता दो अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है मेरे जूल में और ये होता है मेरे सेकंड में। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि जब 1/T है समथिंग तो ये चीज़ किसको बोलती है, रेट को बोलती है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गई, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। याद करने की कुछ ज़रूरत है नहीं है। अब इतने दिनों से हम लोग, अच्छा पावर को हम लोग किस में करते हैं, वॉट में। तो डेफिनेशन आपको पूछ सकता है कि 1 वॉट बताओ भाई क्या होता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वॉट इज इक्वल टू हमारा जूल अपॉन सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि 1 वॉट इज द पावर जनरेटेड बाय 1 जूल वर्क डन पर सेकेंड, या रेट ऑफ 1 जूल वर्क डन इज कॉल्ड 1 वाट। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। लिख सकते तो हैं। यही आएगा, क्वेश्चन में भी यही आएगा कि 1 वाट का डेफिनेशन बताओ, 1 वाट होता क्या है। क्लियर है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा चीज़ें फिजिक्स में। क्लियर, हाँ एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक्चुअली क्या है कि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या जो, अच्छा ये जो आपके घर पे जो पावर वगैरह होता है वो सब किलो वाट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ बड़े यूनिट्स आते हैं जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जब बड़े बड़े होते हैं ना, तो हम लोग के पास पावर भी जो होती है वो बड़ी साइज़ की आती है, यानी कि बड़े यूनिट्स हम लोग लेते हैं, हायर यूनिट्स लेते हैं। जैसे किलो वाट, किलो वाट क्या हो जाएगा, 1000 वाट। हाँ मेगावाट, देखो ये जो मेगावाट किलोवाट ये आप लोग सुनते होंगे, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जो पावर स्टेशन होती है इतना मेगावाट जनरेट कर रही है, सुनते हो कि नहीं। जब भी कोई पावर प्लांट बैठाया जाता है तो वो बोलते हैं, या कोई हाइड्रो पावर स्टेशन बैठाया जाता है तो बोलता है कि ये इतने मेगावाट जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये, तो मेगावाट क्या हो जाता है 10⁶, हॉर्स पावर क्या हो जाती है 746। याद रखना, हॉर्स पावर पर न्यूमेरिकल्स खूब बनते हैं, मेगावाट पर न्यूमेरिकल्स खूब बनते हैं, और हॉर्स पावर पर तो सबसे ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज देखो इसका ना थोड़ा सा ऑड है, 746 वॉट है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनेंगे। जब भी कोई चीज़, हमेशा याद रखना एग्जाम में वही चीज़ आती है जो ऑड होती है, जनरल चीज़ें 1 2 4 5 भी पूछी जाती है, सारी चीज़ें ऑड, और केमिस्ट्री तो सिर्फ और सिर्फ ऑड ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सो प्लीज़ इस पेज को आप ध्यान से देखना। हॉर्स पावर क्या होता है 746 वाट, तो इसका मतलब किलो वाट से इन सब का कन्वर्जन हम कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, हम लोग हायर यूनिट्स देख रहे हैं, किसके किसके हायर यूनिट्स देख रहे हैं, पावर के। क्या क्या है हमारे पास हायर यूनिट्स में, पहला मैंने आपको बोला किलोवाट, किलोवाट यानी कि स्मॉल के और कैपिटल डब्ल्यू। तो किलोवाट का मतलब क्या हो जाता है 1000 वाट, यानी कि 10⁻³ वाट, ठीक है। दूसरा हमारे पास मेगावाट आता है, तो मेगावाट याद रखना कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। अगर मैंने स्मॉल एम लिख दिया तो वो क्या हो जाता है बाबू, स्मॉल एम मिली हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10⁶ वाट, ठीक है। इसके बाद तीसरी यूनिट आती है हॉर्स पावर, तीसरी यूनिट आती है हॉर्स, ये सब 1 1 है, ठीक है। तो हॉर्स पावर का क्या है 1 आपका एच और पी, ठीक है, और ये हो जाती है 746 वाट। अब अगर मुझे पूछूं कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू हाउ मच हॉर्स पावर, हाउ मच हॉर्स पावर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो हमारे पास सबका वाट के साथ है, हमारे पास सबका वाट के पास है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू आपका कितना वाट है, कितना वाट है 746 वाट है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर 1 वाट
ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1000 वॉट इज इक्वल टू माई 1 किलोवाट, ठीक है, 1000 वॉट इज इक्वल टू माई 1 किलोवाट, तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें मेरे पास बची हुई हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती, अब मैं बताओ कितना वॉट बताऊँगी, कैसे बताऊँगी? एक तो मेरा ये वॉट कट गया, बच्चा मेरे पास ये, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? ठीक है? समझ में आ गया ये चीज़ कैसे मैंने निकाला? अच्छा, अब यही सारी चीज़ें पूछती हैं। पावर जो होता है वो क्या होता है? पावर हो जाएगा आपका वर्क डन अपॉन टी, तो नीचे का टी चला जाएगा तो ये वी आई हो जाएगा, ठीक है। तो पावर को वोल्ट एम्पियर में भी लिखते हैं, वॉट में तो लिखते हैं, साथ में साथ वोल्ट एम्पियर में भी पावर को लिखते हैं। क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है ना? अब देखो कमर्शियल, जो हमारे पास ये जो मीटर रीडिंग करने वाले आते हैं वो हमारा क्या है, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना पावर, वो भी पावर को ही मेजर करता है, लेकिन वो क्या है, कमर्शियल यूनिट्स में होता है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा, ये एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आएगा ही आएगा। तो कमर्शियल यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या मैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम नहीं निकाल सकती? निकाल सकती हूँ, पहली चीज। अब देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू यूनिट ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पावर तो आ जाती है वॉट में, टाइम आ जाता है सेकंड में, ठीक है। अब देखो पावर जब तुम्हारा वॉट में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग हैवी मटेरियल यूज करते हैं ना, हायर यूनिट्स यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है किलोवाट यूज करेंगे। और सेकंड भर के लिए तो हम लोग पंखा, लाइट, बत्ती, टीवी, फ्रिज ये सब तो जलाते नहीं है, आवर्स, घंटे घंटे, और आता बिल महीने वाला है, आता है ना। तो इस टाइम को हम लोग किस में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज कर देते हैं, टाइम को किस में चेंज कर देते हैं, आवर्स में, ठीक है। क्लियर है? तो अगर सिर्फ और सिर्फ आवर का पूछे तो आवर का लिखना, मतलब वॉट आवर का पूछे तो वॉट आवर का लिखना, अगर किलो आवर का पूछे तो किलो आवर का लिखना। क्लियर है? तो ये रिलेशन पूछता है लास्ट वाला, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, मेगा जूल है, कैपिटल एम है। समझ में आ रहा है? चीज समझ में आ रही है? कैसे आया ये चीज, समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख के क्लास ऑफ करूंगी। ये क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट इतना, 220 वोल्ट सप्लाई पावर की, जो हम लोग के घर जो सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की, ध्यान रखना। व्हाट करंट विल बी द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन इट कनेक्टेड टू 110 सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन से अगर ये 110 वोल्ट है, पहले वो करंट ड्रॉ कर रही थी जब वो 220 थी, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक आयरन है, जब 220 वोल्ट की सप्लाई है तो वो करंट खा रही है 3.4 एम्पियर, ठीक है। अब बोला है वही आयरन को जब हम 110 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो वो कितना करंट खाएगी। अब देखो इसमें एक ट्रिक हम ये अप्लाई करेंगे कि जब वो सेम आयरन है तो क्या वो अपना रेजिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रखेगी, रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि टेम्परेचर वगैरह हमने कोई चेंज किया नहीं है, प्रेशर वगैरह कुछ चेंज किया नहीं है, एक्सटर्नल सारे कंडीशंस हमारे सेम है, कांस्टेंट है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं लिखा है, इसके बाद मैं वही वाला टॉपिक करूँगी, इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो इट इज़ अज्यूम्ड कि चीज़ें हमेशा सेम है, चीज़ें हमेशा कॉन्स्टेंट है। क्लियर? अब उसने बोल दिया कि आयरन जब सेम है तो रेजिस्टेंस हमेशा सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा। तो केस 1 पे हम क्या करेंगे कि पहले V इज इक्वल टू आई आर निकालेंगे, इससे मेरा V अपॉन आई जो होगा वो हमारा R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 220 बटे 3.4, ठीक है, ये R है, और इसी R को मैं इसमें भी इस्तेमाल करूँगी ना। तो केस 2 में I क्या हो जाएगा V बाई आर,
यानी कि V क्या है 110 है अपॉन 220 बाई 3.4, यानी कि 110 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाई 220। हाँ तो बस हो गया मेरा सॉल्व, और क्या। एक बार में, दो बार में, दो को इससे काट दो, 1. दूसरे वाले में कितना खाएगा 1.7 एम्पियर, खाएगा कि नहीं। आएगा। क्या होता मेरा फिर इसका मतलब, आयरन जो है वो 220 वोल्ट की सप्लाई पर 3.54 एम्पियर करंट खाया, और फिर बोला कि जब हमने उसको 110 वोल्ट की सप्लाई दी तो मुझे बताओ वो कितना करंट खाएगा। क्योंकि मेरा आयरन सेम है तो मेरा रेजिस्टेंस भी सेम होगा, एक्सटर्नल सारी चीज़ें कांस्टेंट है, उसने कुछ नहीं बोला है कि रेजिस्टेंस को टेम्परेचर चेंज किया, ये किया, प्रेशर चेंज किया। तो मैं सीधा सीधा ओम्स लॉ लगा दिया इसमें। ओम्स लॉ में मैंने V/I लिखा तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट हुआ। अब यही क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो केस 2 में भी मैं यही रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया, मैंने ऐसा लिखा, फिर उसको डायरेक्टली सॉल्व किया तो मेरा आंसर 1.7 एम्पियर आया। यानी कि जब उसको सप्लाई मिलेगी 110 वोल्ट की तो वो कितना करंट खाएगा 1.7 एम्पियर करंट खाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्लास में हुए क्या, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाएं तो कैसे आएगा करंट, हाँ हाँ ये सारे हो सेम गए हो ना, गए। ये सारे हो गए ना, हाँ ये वाला भी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ईएमएफ और टर्मिनल का डिफरेंस वाला क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। ये वाला भी इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। ओके बेटा जी, ओके। देखो अपना आंसर सेम आया है, मैंने तो अभी देखा, ये देखो 0.1 आया, ये 0.4 आया, ये 1.9 आया, ये 1.41 आया। ठीक है, वोल्टेज लॉस वाला। हाँ सो ऑल द आंसर्स आर अवर सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।